हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हो, मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी जो कांस्टेबल के पेपर होने वाले हैं उन्हीं के बेसिस पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरह पढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि 2023 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 2023 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया आपका 106, ऑप्शन बी दिया आपका 108, ऑप्शन सी दिया आपका 104 और ऑप्शन डी दिया आपका 110। किसकी बात करें? पद्म पुरस्कार की। ठीक है, ये क्या है? भारत का, कहाँ का? भारत का मतलब सर्वोच्च सम्मान में से एक है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ये आपका भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न। पहले स्थान पर पूछे क्या आता है तो भारत रत्न है। इसके बाद आता है, इससे मतलब पहले स्थान पर आपका भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार पूछे तो कौन सा है? आपका भारत रत्न है। इसके बाद आता है आपका पद्म विभूषण। पद्म विभूषण क्या होता है? पद्म विभूषण। फिर होता है आपका पद्म भूषण। पद्म भूषण तीसरे स्थान पर आपका पद्म भूषण और चौथे स्थान पर आपका पद्मश्री। ठीक है, इसको याद करने का क्रम तरीका देखिए। सबसे बड़ा आपको भारत रत्न देखिए, फिर सबसे बड़ा जो इसमें से बड़ा है यानी पद्म विभूषण, फिर उससे छोटा क्या है? पद्म भूषण, फिर उससे छोटा क्या है? पद्मश्री। यानी ये चार आपके सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मतलब पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर आते हैं भारत के पुरस्कारों में। ठीक है, तो पूछा है इसमें 2023 में कुल कितने पद्म पुरस्कार यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की बात कर रहा है। कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो कितने दिए गए हैं? ये दिए गए हैं आपके 106। टोटल 106 पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, अगर पूछे अरे पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, अगर पूछे इसमें पद्म विभूषण कितने दिए गए हैं? पद्म विभूषण टोटल कितने दिए गए हैं? दिए गए 6 लोगों को। 6 मतलब पुरस्कार आपके पद्म विभूषण दिए गए हैं। और पूछे पद्म भूषण की, पद्म भूषण टोटल आपको 9 दिए गए हैं। और पद्मश्री आपको टोटल 91 दिए गए हैं। कितने? 91। एक टोटल मिला के कितने हो गए आपके? 106 टोटल 106 पुरस्कार जो आपके दिए गए हैं। 6 आपके पद्म विभूषण से, 9 पद्म भूषण से और 91 यानी 91 आपके पद्मश्री से, 91 आपके पद्मश्री से। ठीक है, अगर पूछे कितनी महिलाओं को दिए गए हैं, कितनी महिलाओं को दिए गए हैं तो 19 महिला को दिए गए हैं। कितने? 19 महिला को। अब पूछे विदेशी मतलब विदेशी को कितने दिए गए हैं, मतलब विदेश के जो हैं उन्हें कितने दिए गए हैं, कितने विदेशियों को दिए गए हैं? ये दिए गए आपके 2 पुरस्कार। ठीक, और मरणोपरांत आपके 7 दिए गए हैं। कितने? मरणोपरांत आपके 7 दिए गए हैं। मरणोपरांत आपके 7 दिए गए हैं और बाकी जो बच रहे हैं वो आपके मतलब जनरल कैटेगरी को दिए गए हैं, मतलब नॉर्मल आदमी को मतलब दिए गए हैं। ठीक है, तो यानी टोटल कितने दिए गए? 106। अगर पूछे कितने पुरस्कार दिए गए 2023 में, टोटल 106 पुरस्कार दिए गए हैं। 6 आपके पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री। ठीक है, और अगर से इन्हीं 106 में से बात करें तो इसमें 106 में आपके 19 महिलाएं शामिल हैं, 2 विदेशी शामिल हैं और 7 मरणोपरांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए दिया आपका आयरलैंड, ऑप्शन बी दिया आपका ब्रिटिश, ऑप्शन सी दिया आपका अमेरिका और ऑप्शन डी दिया आपका कनाडा। ऑप्शन डी क्या दिया है? कनाडा। तो किसकी बात कर रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? तो लिए गए हैं आपके आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है कि आयरलैंड से क्या लिए गए हैं? ये लिए गए आपके राज्य के नीति निर्देशक तो अगर पूछे आयरलैंड से और क्या लिए गए हैं तो इसमें लिए गए आपके राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। क्या है? राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन के बारे में अगर पूछे कहाँ से लिया गया, ये पद्धति लिया गया आपके आयरलैंड से नामांकन। ठीक है, ये कहाँ लिया गया? आयरलैंड से। अगर पूछे कहाँ से? अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं? यहाँ लिया गया आपके उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, और पूछे तो मूल अधिकार भी आपके कहाँ से लिए गए हैं? ये भी आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मूल अधिकार। ठीक है, और क्या लिया गया है? राष्ट्रपति
का महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, ये सब संविधान, ये सब प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? जबकि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और एक चीज़ बताएं तो पूछा था प्रस्तावना से रिलेटेड की प्रस्तावना के विचार कहाँ से लिए गए हैं, तो आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और अगर पूछे प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए गए, तो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया, और विचार पूछे तो अमेरिका। कहाँ? अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला। इसके बाद ऑप्शन डी दिया आपका कनाडा। कनाडा के पूछे कनाडा के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं? यहाँ लिया गया आपका केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। क्या प्रावधान है कि केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में पूछे कहाँ से लिया गया है? ये प्रावधान कहाँ से लिया गया? आपके कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति ये कहाँ से लिया गया? आपके कनाडा के संविधान से लिया गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ऑप्शन ए दिया आपका ITBP, ऑप्शन बी दिया आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका लद्दाख स्काउट्स, ऑप्शन डी दिया आपका दिल्ली। तो किसकी बात कर रहा है? नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की टीम कौन विजेता टीम है? तो ये आपकी ITBP, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ITBP क्या है? तो ITBP हमारी एक पैरा मिलिट्री है। क्या है? पैरा मिलिट्री है, जिसे क्या कहते हैं? ITBP। ठीक है, ITBP। ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। हिंदी में क्या कहते हैं? भारत तिब्बत सीमा पुलिस। ठीक है, किसे कहते हैं? ITBP को। अगर पूछे इसका मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ये आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, और मतलब सभी पैरामिलिट्री कंपनियों की अगर पूछे हेड क्वार्टर कहाँ है, तो सबका मतलब सबका कहाँ पर है? दिल्ली में। लेकिन एक है आपका असम राइफल्स। क्या है? असम राइफल्स सॉरी। अगर पूछे असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर है? असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके कहाँ पर है? शिलांग में है। कहाँ पर? शिलांग में। मेघालय की राजधानी शिलांग में आपके किसका मुख्यालय है? असम राइफल। पैरामिलिट्री में सिर्फ असम राइफल्स का ही जो आपका हेडक्वार्टर है आपके शिलांग में है, नहीं बाकी सभी पैरामिलिट्री कंपनियों का हेडक्वार्टर जो है आपके नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए दिया आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी दिया आपका हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी दिया आपका कोलंबिया विश्वविद्यालय, और ऑप्शन डी दिया आपका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, तो किसे पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? ये किया गया आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन ही हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी आपको 1921 में। कब? 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, किसने किया था? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना किए थे? विश्व भारती विश्वविद्यालय को। ठीक है, अगर पूछे कहाँ पर है तो आपके कोलकाता में है। कहाँ पर? कोलकाता में है। कोलकाता में इसकी स्थापना किए थे। और इसे ही पहले किस नाम से जानते थे? इसे शांति निकेतन के नाम से, मतलब इसे पहले शांति निकेतन कहते थे या इसके नाम से जानना जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया महाबलीपुरम में पंच रथों है। क्या है? पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? ऑप्शन ए दिया आपका चोर, ऑप्शन बी दिया आपका चेर, ऑप्शन सी दिया आपका सातवाहन, और ऑप्शन डी दिया आपका पल्लव। तो महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था आपके पल्लवों ने। किसने? पल्लव ने, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है? ऑप्शन ए दिया आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी दिया आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान,
ऑप्शन सी दिया आपका हेमिस और ऑप्शन डी दिया आपका गिर। तो किसके होते हैं? लद्दाख में। लद्दाख में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक है, तो अगर हम मानस की बात करें, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपके असम में। कहाँ पर है? असम में। ठीक है, और असम की बात करें तो असम में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? आपके 7 राष्ट्रीय उद्यान। कितने हैं? 7 राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर? असम में। ठीक है, पूछे कौन कौन से हैं? देखोगे आपका मानस, क्या हो गया? मानस। फिर दूसरा आपका काजीरंगा, काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा। फिर आपका नामेरी, नामेरी है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। मानस हो गया, काजीरंगा, नामेरी हो गया। एक है आपका डिब्रू साइकोवा, क्या? डिब्रू साइकोवा, डिब्रू साइकोवा। पूछे कहाँ पर है? तो ये भी आपके असम में है। फिर एक आपके ओरंग, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है आपके? ये भी आपके असम में। ठीक है, कितने हो गए? मानस, काजीरंगा, नामेरी, डिब्रू साइकोवा और ओरंग, यानी टोटल 5 हो गया। अभी 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका देहिंग पटकई। क्या है? देहिंग पटकई, देहिंग पटकई, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो भी आपके असम में है। ठीक है, एक है आपका रायमोना, रायमोना, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कहाँ पर है आपके? ये आपके असम में। टोटल आपके 7 हो गए। मानस, काजीरंगा, नामेरी, डिब्रूगढ़ साइकोवा, औरंग, देहिंग पटकई और रायमोना। आपके टोटल आपके 7 कहाँ के हैं? आपके असम के हैं। ठीक है, अगर पूछे अरुणाचल, सॉरी ऑप्शन बी दिया आपका नामदफा। नामदफा कहाँ पर है? आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? ये आपका नामदफा है। नामदफा कहाँ पर है? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में। और एक कौन है? तो यहाँ पर एक है मैलिंग, मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान। पूछे कहाँ पर है? तो आपके अरुणाचल प्रदेश में। एक है आपका पक्के बाग। क्या है? पक्के, पक्के बाग, पक्के बाग। पूछे कहाँ पर है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और पूछा था हमारा लद्दाख, अरे सॉरी राष्ट्रीय मतलब कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? लद्दाख में। लद्दाख में कौन सा है? तो आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपके लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें? गिर की, किसकी? गिर की। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपके गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में कौन सा है? आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। और कौन कौन से हैं गुजरात में? देखिए आपका ब्लैक बक, ब्लैक बक, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपके गिर में है, यानी गुजरात में है। गिर हो गया, ब्लैक बक हो गया। ठीक, एक है आपका वंसदा, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी आपके गुजरात में है। ठीक है, एक है आपका मरीन, मरीन राष्ट्रीय उद्यान। पूछे कहाँ पर है? ये भी आपके गुजरात में। मरीन है कि बीच भी है गुजरात का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सूर्य और चंद्रमा के, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का पानी एक दिन में कितनी बार ऊपर चढ़ता और नीचे उतरता है? ठीक है, कितनी बार ऊपर चढ़ता और नीचे उतरता है? ऑप्शन ए दिया आपका 4, ऑप्शन बी दिया आपका 2, ऑप्शन सी दिया आपका 1 और ऑप्शन डी दिया आपका 3। तो कितनी बार ऊपर चढ़ता और उतरता है? तो आपके 2 बार ऊपर चढ़ता और उतरता है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, जब वो ऊपर चढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊपर जाना, यानी ऊपर जाना है, ऊपर चढ़ना, इसे क्या कहलाता है? आपका ज्वार कहलाता है। क्या? ज्वार कहलाता है। और जब नीचे उतरता है, नीचे उतरना, नीचे उतरना या नीचे जाना, नीचे उतरना क्या कहलाता है? आपका भाटा कहलाता है। क्या? भाटा। इसी कारण आपके जोर और भाटा आते हैं। ठीक है, अब पूछे अगर से उच्च ज्वार कब आता है? उच्च ज्वार, उच्च ज्वार कब आता है? तो आता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सिध में हो। जब सॉरी ऐसे लिख लीजिए आप। उच्च ज्वार कब आता है? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही सिध में हो तो आपका उच्च ज्वार आता है। और निम्न ज्वार की बात करें, किसकी? निम्न ज्वार की। निम्न ज्वार कब आता है? तो जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी 90 अंश के मतलब 90 अंश पर हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया आपका सूर्य हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका चंद्रमा, ठीक है, इसके 90 अंश पर है। फिर यहाँ पे इसको कर सकते हैं या फिर इसको इधर कर, इसको कहाँ पर दे? ऊपर कर दिए। ठीक है, 90 अंश पे बनाना है। कहाँ पर? सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी। सीधा लिख दीजिए, मतलब ऐसे पे नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी 90 अंश 90 अंश पर हो। 90 अंश पर हो तो कहाँ मतलब क्या होता है? आपका निम्न ज्वार होता है। निम्न ज्वार
होता है, ठीक है, यानी समकल्प है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका सेबी की स्थापना भारत सरकार द्वारा, सेबी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 12 अप्रैल डैश को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। ऑप्शन ए दिया आपका 1979, ऑप्शन बी दिया आपका 1988, ऑप्शन सी दिया आपका 1967 और ऑप्शन डी दिया आपका 1980। ठीक है, तो किसके बात कर रहा है? सेबी की स्थापना। सेबी की स्थापना अगर पूछे कब हुई थी तो हुई थी आपकी 12 अप्रैल, 12 अप्रैल दिया यहाँ पर 12 अप्रैल कब? 1988 को, 12 अप्रैल 1988 को आपकी सेबी की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेड क्वार्टर कहाँ पर है आपके? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। अगर पूछे स्थापना हुई थी आपके 1988 में, इसका अधिनियम कब का था? अधिनियम कब का? अधिनियम आया था इसका 1992 में, 1992 में। ठीक है, अधिनियम 1992 का था, लेकिन स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी आपको 1988 में। कब? 1988 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका देहरादून, ऑप्शन बी दिया आपका कटक, ऑप्शन सी दिया आपका धनबाद और ऑप्शन डी दिया आपका नई दिल्ली। किसकी बात कर? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपके देहरादून में, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, क्या दिया? कटक। कटक में मतलब कौन सा अनुसंधान संस्थान है या ठीक है कौन सा अनुसंधान संस्थान है? यहाँ पर आपका राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपके अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मतलब राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वे कटक उड़ीसा में। कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में। अगर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो है आपके फिलीपींस मनीला में। कहाँ पर? फिलीपींस मनीला में। ठीक है, अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, धनबाद दिया है। क्या दिया है? धनबाद। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? आपके धनबाद में है। और नई दिल्ली की बात करें, यहाँ पर आपका भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र यानी संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये आपके नई दिल्ली में है। ठीक है, दिया था आपका राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? देहरादून में। कटक में क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक, अब पूछा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपके फिलीपींस मनीला में है। धनबाद में क्या है? यहाँ पर केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है। और नई दिल्ली में क्या है? यहाँ पर आपके भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया आपका ऋग्वेद में उत्तर भारत की कितनी नदियों का उल्लेख है? ऋग्वेद में उत्तर भारत की कितने नदियों का उल्लेख है? ऑप्शन ए दिया आपका 12, ऑप्शन बी दिया आपका 14, ऑप्शन सी दिया आपका 20 और ऑप्शन डी दिया आपका 25। तो ऋग्वेद में कितने नदी मतलब उत्तर भारत की नदियों का उल्लेख कितनी नदियों का है? तो आपके 25 नदियों, उत्तर भारत की 25 नदियों का उल्लेख कहाँ पर है? आपके ऋग्वेद में। मतलब छोटी बड़ी सब नदियाँ मिलाकर टोटल 25 नदियों का उल्लेख है। ठीक है, अगर पूछे जिसकी बात कर रहा है नदियाँ, अगर पूछे प्रमुख कौन कौन सी नदियाँ और कितनी बार उनके उल्लेख है मतलब मिलता है ऋग्वेद में, तो जैसे आप मान लिया कि सिंधु नदी। क्या? सिंधु नदी। पूछे अगर सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है? इसका उल्लेख आपका 5 बार, यानी इसका जिक्र आपका 5 बार जो है आपके ऋग्वेद में किया गया। किसका? सिंधु नदी का। यहीं पे पूछे अगर सरस्वती नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो यहाँ पर हुआ आपका 50 बार। कितनी बार? 50 बार आपका सरस्वती नदी का उल्लेख कहाँ मिलता है? आपके ऋग्वेद में मिलता है। यहीं पे आपका यमुना नदी, किसका? यमुना नदी का पूछे यमुना नदी का कितनी बार मतलब जिक्र किया गया है? तो किया आपका 3 बार। कितनी बार? 3 बार। और गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी की बात करें तो इसका 1 बार उल्लेख मिलता है। कितनी बार? ये सिर्फ 1 बार। ठीक है, सिंधु नदी का उल्लेख पूछे तो 55 बार, सरस्वती नदी का उल्लेख पूछे तो 50 बार और यमुना नदी का उल्लेख पूछे तो 3 बार और गंगा नदी का उल्लेख पूछे तो 1 बार। कितनी बार? 1 बार। यानी ऋग्वेद में उत्तर भारत के कितनी नदियों का उल्लेख है? टोटल आपके 25 नदियों का। कितने? 25 नदियों का उल्लेख कहाँ पर है? आपके ऋग्वेद में है। ठीक है, अगर हम ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, अब कितने वेद हैं तो पूछे तो कितने टोटल वेद हैं? आपके 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, अगर पूछे इनके उपवेद के बारे में बात करें, जैसे ऋग्वेद का उपवेद क्या है? यह आपका आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद।
ऋग्वेद का उपयोग क्या है, उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। ठीक है, अगर पूछे सामवेद का उपवेद क्या है, वो है आपका गंधर्व वेद। क्या, गंधर्व वेद। और यजुर्वेद का धनुर्वेद है। क्या है, धनुर्वेद। और अथर्ववेद का बोले तो ये आपका शिल्प वेद है। क्या है, शिल्प वेद। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से भारत की काली मिट्टी, निम्नलिखित में से भारत के काली मिट्टी क्षेत्र की पहचान कीजिए। मतलब किस भाग में आपके, भारत के किस भाग में आपके काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ने दिया आपका उत्तरी मैदान, ऑप्शन बी दिया आपका तटीय मैदान, ऑप्शन सी दिया आपका डेक्कन द्वीप और ऑप्शन डी दिया आपका हिमालय क्षेत्र। ऑप्शन डी क्या दिया है, हिमालय क्षेत्र। ठीक है, तो निम्नलिखित में से भारत की काली मिट्टी, मतलब भारत के काली मिट्टी की क्षेत्र की पहचान कीजिए तो कौन सा क्षेत्र है। तो अगर पूछे काली मिट्टी अधिकतर कहाँ पाई जाती है, तो पाई जाती है आपके महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में। कहाँ पर, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। गुजरात और महाराष्ट्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपके डेक्कन द्वीप के अंतर्गत। किसके, डेक्कन द्वीप के अंतर्गत, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर पूछे काली मिट्टी की मतलब प्रमुख फसल कौन कौन से हैं, तो ये आपके कपास, क्या है, कपास है, तंबाकू है, कपास, तंबाकू है, फिर आपका खट्टा फल, कैसा, खट्टा फल। ठीक है, कपास हो गया, क्या हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, खट्टा फल। ये सब किस मतलब अधिक मात्रा में, मतलब कौन सी मिट्टी में पैदा किए जाते हैं, तब के काली मिट्टी में पैदा किए जाते हैं। ठीक है, काली मिट्टी में पैदा किए जाते हैं। ठीक है, अगर पूछे काली मिट्टी का जो रंग होता है वो काले किस कारण, मतलब काला रंग किस कारण होता है, इस मिट्टी का काला रंग किस कारण होता है, ये होता है आपका टिटेनी, जिसके कारण टिटेनी फेरस, किसके कारण, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। किसके कारण, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, आपका काला रंग होता है। कैसा होता है, आपका काला रंग होता है। किसके कारण, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इस मिट्टी का क्या होता है, काला रंग होता है। ठीक, अगर हम और बात करें किसके बारे में, काली मिट्टी के बारे में, अभी तो क्या क्या देखें, अभी देखिए क्या ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आपको डेक्कन द्वीप, ये कौन मतलब किस राज्य के अंतर्गत आते हैं, मतलब कौन कौन से राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, तो अधिकतर मतलब महाराष्ट्र और गुजरात। इसमें कौन कौन सी मतलब फसलें या उगाई जाती हैं, खेती किस किस की होती है, यहाँ पर होता है आपका कपास भारी मात्रा में, मतलब इस मिट्टी में, और तंबाकू, खट्टा फल जैसे मतलब फल की मतलब खेती की जाती है। कहाँ पर, काली मिट्टी में, महाराष्ट्र और गुजरात के डेक्कन द्वीप क्षेत्र में। ठीक है, अगर पूछे काली मिट्टी का जो अंतर्राष्ट्रीय नाम क्या है, काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नाम क्या है, काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम क्या है। ठीक है, तो यह है आपका चेरीनोजम। क्या है, चेरीनोजम या चेरनोजम, ये किसका नाम है, ये आपके काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम है। ठीक है, अगर पूछे अधिक मात्रा में इसमें क्या पाई जाती है, काली मिट्टी में अधिक मतलब क्या क्या मिलता है, यहाँ मिलता है आपका मैग्नीशियम, चूना, क्या होता है, मैग्नीशियम, चूना और लोहा। क्या मिलता है, मैग्नीशियम, चूना और लोहा। यह अधिकतम किसमें पाई जाती है, आपके काली मिट्टी में पाई जाती है। अगर पूछे उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को किस नाम से जाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को किस नाम से जानी जाती है, जाने जाते हैं करेल के नाम से। किसके, करेल मिट्टी के नाम से जानी जाती है। क्या, काली मिट्टी किस नाम से, करेल मिट्टी के नाम से जानी जाती है। अब पूछे करेल मिट्टी का अन्य नाम क्या क्या है, अन्य नाम पूछे अगर से, करेल मिट्टी का अन्य नाम यानी काली मिट्टी का अन्य नाम पूछे, इसे किस किस नाम से जानते हैं, इसे रेगुर के नाम से भी जानते हैं। किसके, रेगुर या लावा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, रेगुर या लावा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। दिया था कि निम्नलिखित में से भारत के काली मिट्टी क्षेत्र की पहचान कीजिए। कौन सा क्षेत्र है, डेक्कन द्वीप। कौन कौन से राज्य आते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात। कौन कौन सी फसल है, मतलब किस किस की खेती की जाती है, कपास, तंबाकू और खट्टे फलों की मतलब खेती की जाती है। इसका काला रंग किसके कारण होता है, तो होता है आपको टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। इसका अंतर्राष्ट्रीय नाम पूछे क्या है, इसका अंतर्राष्ट्रीय नाम होगा चेरीनेजम या चेरनोजम। ठीक है, अगर पूछे इसमें अधिकतम मात्रा में क्या क्या मिलते हैं, तो इसमें मैग्नीशियम उपस्थित होता है, चूना होता है, लोहा होता है। ठीक, यूपी में इसे किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं कि करेल के नाम से, केरल नहीं करेल है। क्या है, करेल मिट्टी के नाम से यूपी में इसे जानते हैं।
ठीक है। पूछे अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है आपका रेगुर और लावा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ लगभग एक समान होती है, कहाँ लगभग एक समान होती है। ऑप्शन ए दिया आपका भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी दिया आपका ध्रुवों पर, ऑप्शन सी दिया आपका मकर रेखा और ऑप्शन डी दिया आपका कर्क रेखा। ऑप्शन डी क्या दिया है, कर्क रेखा। अगर बात करें लमसम, ये क्या आपका मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका भूमध्य रेखा, क्या है, भूमध्य रेखा। और यहाँ पर बना है आपका कर्क रेखा, क्या है, कर्क रेखा। और नीचे आपका मकर रेखा, क्या है, मकर रेखा। ठीक, ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये आपका 0 अंश है। तो पूछा है पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ लगभग समान होती हैं। ठीक है, तो ये समान होती है आपके भूमध्य रेखा पर, कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, इनके नाम भी लिख लीजिए। ये क्या है आपका मकर रेखा, अरे सॉरी कर्क रेखा, ये क्या है, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है। ये आपका भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसे जीरो लाइन रेखा भी कहते हैं। और ये आपका मकर रेखा, क्या है, मकर रेखा, मकर रेखा। ये 3 आपकी रेखाएं हैं। पूछा है दिन, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ समान होती है, तो इसे लगभग समान होती है। तो होती है आपकी कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर, कहाँ पर, भूमध्य रेखा, यानी ये बीच वाली लाइन पर। ठीक है, ठीक, यही पे क्या होती है आपकी दिन और रात जो है आपके एक समान होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका मूसी नदी, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। ऑप्शन दिया आपका अमरावती, ऑप्शन बी दिया आपका हैदराबाद, ऑप्शन सी दिया आपका मदुरै, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो आपका हैदराबाद है। कौन सा है, हैदराबाद, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। तो पूछे अमरावती कहाँ पर, मतलब किस नदी किनारे पर है, तो मतलब कृष्णा नदी के किनारे पर आता है। कौन सा, अमरावती शहर। ठीक, कहाँ पर है, आपके आंध्र प्रदेश का शहर है। तो पूछे मदुरै की बात करें, मदुरै किस नदी किनारे है, तो आपके वैगई नदी किनारे पर। कहाँ पर, वैगई नदी किनारे पर। कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु पर। और यहीं पर क्या है, आपका मीनाक्षी मंदिर है, क्या है, मीनाक्षी मंदिर, जो कि आपके भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया डैश ने नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की, मतलब किसने प्रसिद्ध फारसी नाम के त्यौहार की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए दिया आपका नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी दिया आपका गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी दिया आपका शमसुद्दीन और ऑप्शन डी दिया आपका बुगरा खां। तो नवरोज नामक प्रसिद्ध त्यौहार, फारसी त्यौहार की शुरुआत किसने की थी, ये की थी आपके गयासुद्दीन बलबन ने। किसने, गयासुद्दीन बलबन, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे बलबन था कौन, ये था आपका इल्तुतमिश का गुलाम था। कौन था, इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश का गुलाम था। कौन था, बलबन, इल्तुतमिश का गुलाम कौन था, बलबन। पूछे अगर बलबन कौन था, तो था आपके इल्तुतमिश का गुलाम। अगर पूछे बलबन ने अपने को मतलब क्या कहा था, इसने अपने आप को जिल्ले इलाही की, मतलब बलबन ने अपने आप को खुद को, मतलब अपने खुद को जिल्ले इलाही कहा था। क्या कहा था, जिल्ले इलाही कहा था। एक क्वेश्चन और बनता है बलबन से कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी। क्या चीज़, लौह और रक्त की नीति, इसकी लौह और रक्त की नीति अगर पूछे, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो अपनाया था आपके बलबन ने। किसने, बलबन ने। अगर पूछे इसकी उपाधि क्या थी, इसकी उपाधि क्या थी, इसकी उपाधि थी आपकी उलूग खां। क्या थी, उलूग खां। किसकी उपाधि थी, आपकी बलबन की उपाधि थी। ठीक है, और दिया किसने था, उलूग खां की उपाधि बलबन को दिया किसने था, इसके दामाद कौन थे, महमूद ने। कौन, महमूद, दामाद कौन था, महमूद, उसी ने इन्हें उलूग खां की उपाधि दी थी। अगर पूछे इनका वास्तविक नाम क्या था, बलबन का वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। क्या था, बहाउद्दीन बलबन का क्या था, वास्तविक नाम था। ठीक है, और इन्होंने आपके नवरोज उत्सव की शुरुआत की थी, नवरोज उत्सव की शुरुआत की थी। किसके लिए, मतलब ये ईरानियों का एक त्यौहार था। ठीक है, ईरानियों का त्यौहार था। कितने दिन चलता था, 19 दिन, मतलब 19 दिन का ये त्यौहार था, 19 दिन चलता था। किसका त्यौहार था, ईरानियों का। कौन सा त्यौहार था, नवरोज उत्सव। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया छत्तीसगढ़ की बेलाडीला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की बेलाडीला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए दिया आपका बक्साइड, ऑप्शन बी दिया आपका कोयला,
ऑप्शन सी दिया आपका तांबा और ऑप्शन डी दिया आपका लोहा। ऑप्शन डी क्या दिया है? लोहा। तो छत्तीसगढ़ की बेलाडीला प्रोसड़ी जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? या किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपके लोहा के लिए, लोहे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी मतलब है? बेलाडीला प्रोसड़ी में, छत्तीसगढ़ की बेलाडीला प्रोसड़ी जो है आपकी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपकी लोहा के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछे तांबा के लिए कौन प्रसिद्ध है? तांबा के लिए तो आपका खेतड़ी राजस्थान। क्या है? खेतड़ी राजस्थान। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपके तांबा के लिए, ठीक है। और कोयला के लिए तो आपका छत्तीसगढ़ ही क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। कहाँ पर कोयला उत्पादन में भारत अगर पूछे किस स्थान पर है, तो कोयला उत्पादन में आपका भारत दूसरे स्थान पर है। और पूछे कोयला में मतलब राज्य कौन सा है, तो राज्य आपका है छत्तीसगढ़, ठीक है। अगर पूछे बॉक्साइट की बात करें, बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो आपके उड़ीसा में होती है। कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक। ऑप्शन ए दिया आपका शनि, ऑप्शन बी दिया आपका यूरेनस, ऑप्शन सी दिया आपका पृथ्वी, ऑप्शन डी दिया आपका मंगल, ठीक। अगर हम बात करें मतलब इसके अभी नहीं, पहले बात कर लें सूर्य से दूरी के क्रम में। सूर्य से दूरी के क्रम में अगर से ग्रहों के क्रम, ये आपका हो गया जैसे आपका सूर्य, क्या हो गया? सूर्य। तो इससे मतलब दूरी के क्रम में अगर हम बात करें इसकी ग्रहों के अगर हम दूरी की क्रम में बात करें, सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? आपका बुध ग्रह है। क्या है? बुध ग्रह है। फिर आता है आपका शुक्र ग्रह, फिर आपका मंगल, अरे सॉरी, तो ये बुध शुक्र है, तो पृथ्वी है, फिर मंगल है। क्या है? पृथ्वी है। बुध शुक्र पृथ्वी फिर मंगल। मंगल के बाद आता है आपका बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद होता है आपका अरुण, और इस अरुण के बाद होता है आपका वरुण। क्या? वरुण, ठीक है। ये आपके ग्रहों के क्रम किस मतलब किस क्रम में है? आपके सूर्य से दूरी के क्रम में, सबसे दूर के सूर्य के सबसे दूरी के क्रम। सबसे अगर सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो आपका वरुण है। सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? आपका बुध ग्रह है, ठीक है। और इन्हीं में क्वेश्चन बनता है आंतरिक ग्रहों के नाम बताइए। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो आपका बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण की बात करें तो इन्हें वाह्य ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किसे किसे? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन और बनता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मतलब क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। अगर हम पूछे जिसकी बात करें, अगर हम बात करें मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से, मतलब सबसे बड़े से छोटे की तरफ, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से अगर पूछे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये आपका बृहस्पति ग्रह है। कौन सा है? बृहस्पति। इसके बाद है आपका शनि। कौन सा है? शनि है। इसके बाद है आपका अरुण। क्या है? अरुण है। फिर है आपका वरुण, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी है। फिर आपका आ जाता है आपका शुक्र ग्रह। फिर है आपका मंगल। फिर इसके बाद कौन सा आता है? आता है आपका बुध। कौन सा बचा है? बुध, ठीक है। ये आपके ग्रहों का क्रम है। क्या है? ग्रहों का क्रम है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ठीक है। ये आपके मतलब घटते क्रम में, घटते क्षेत्रफल के हिसाब से घटते क्रम में। अगर पूछे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपका बुध है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और पूछा हमारा क्वेश्चन पूछा है कि तो क्या पूछा है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा मतलब पहला नहीं, दूसरा की बात कर रहा है। दूसरा कौन सा है? आपका शनि ग्रह। कौन सा है? शनि ग्रह। यानी ऑप्शन ये हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछ लेता अगर पृथ्वी किस नंबर पे क्षेत्रफल के हिसाब से, पृथ्वी किस नंबर पे है, तो आपके ये हो गया आपके पहले नंबर पे, ये दूसरे पे है, तीसरा, चौथा, पाँचवें पे आपका पृथ्वी है। कौन सा है? पृथ्वी आपके 5वें नंबर पर है, मतलब क्षेत्रफल में 5वें नंबर पर आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से किस दिन परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र दिए जाते हैं? किस दिन जो है आपका, निम्न में से किस दिन परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र दिए जाते हैं? ऑप्शन ए दिया आपका गणतंत्र दिवस पर, ऑप्शन बी दिया आपका स्वतंत्रता दिवस पर, ऑप्शन सी दिया आपका शहीद दिवस पर, और ऑप्शन डी दिया आपका कारगिल विजय दिवस पर। तो निम्न में से किस दिन परमवीर चक्र, अशोक चक्र, कौन कौन से चक्र हैं? परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है और वीर चक्र कब दिए जाते हैं? तो दिए जाते हैं आपके गणतंत्र दिवस पर। कब? गणतंत्र दिवस पर ये दिए जाते हैं।
और इसी दिन आपके पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इसी दिन ही आपके पद्म पुरस्कार की घोषणा भी की जाती है। अभी आपसे पहला क्वेश्चन लमसम मारा था कि कितने मतलब पद्म पुरस्कार दिए गए, टोटल कितने दिए गए थे, 106। ठीक है, 106 पुरस्कार आपके दिए गए थे। ठीक है, किसके मतलब कौन कौन से रेशियो थे, 6, 9 और 109, 6, 9 और 99 था ना, 91, सॉरी 6, 9, 91, 6, 9 और 91 था। ठीक, तो पूछा किस दिन दिया जाता है कि गणतंत्र दिवस, यानी ऑप्शन ही हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे वीरता का सबसे मतलब बड़ा पुरस्कार कौन सा है, वीरता का क्या पूछे कि वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार, वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार, वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, ये आपका परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, ये वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार है, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। ठीक, परमवीर चक्र ये वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार है। किस क्षेत्र में, मतलब शांति युद्ध काल के दौरान, युद्ध काल के दौरान अगर पूछे तो वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, ये आपके परमवीर चक्र है। अगर पूछे शांति काल के दौरान वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो यहाँ आ जाता है आपका अशोक चक्र, अशोक चक्र। ठीक, अशोक चक्र, अशोक चक्र ये ऊपर है आपका, मतलब युद्ध के दौरान है, ये आपके शांति काल के दौरान है, शांति काल के दौरान, शांति काल के दौरान, शांति काल के दौरान अगर पूछे कौन सा है सबसे बड़ा चक्र, तो आपका अशोक चक्र है। अगर पूछे युद्ध काल के दौरान कौन सा है, तो आपका परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, निम्नलिखित में से कौन सा, क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। ऑप्शन ए दिया आपका ICICI बैंक, ऑप्शन बी दिया आपका एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी दिया आपका पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी दिया आपका भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो कौन सा मतलब भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, तो आपका भारतीय स्टेट बैंक है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका भारत का प्रथम फिल्म सेंटर, भारत का प्रथम फिल्म सेंटर कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित, यानी स्थित है मतलब कहाँ स्थित है। ऑप्शन ने दिया आपका नोएडा, क्या दिया है, ऑप्शन ने दिया आपका, ऑप्शन ने क्या दिया है, ऑप्शन ने दिया आपका नोएडा, ये है आपका नोएडा। ठीक है, नोएडा। ऑप्शन बी दिया आपका वाराणसी, ऑप्शन सी दिया आपका गाजियाबाद, ऑप्शन डी दिया आपका लखनऊ। तो कहाँ पर स्थित है, क्या भारत का राज्य का, मतलब उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, किसकी, उत्तर प्रदेश, यानी यूपी का सबसे प्रथम फिल्म सेंटर कहाँ स्थित है, तो आपके नोएडा में स्थित है। कहाँ पर, नोएडा में, ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया आपका उत्तराखंड, ऑप्शन सी दिया आपका बिहार और ऑप्शन डी दिया आपका उत्तर प्रदेश। तो फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और एक बात और, अगर आपको मतलब सेट में अगर कोई दिक्कत हो रही है या फिर आपको चैनल पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वीडियो में कुछ भी अगर दिक्कत अगर समझ में आ रही है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए हम अब मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक लिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, तब तक लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।